जी, नमस्कार दोस्तों, ज्ञानालय में आपका स्वागत है। और हम लोग तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस एग्जामिनेशन की, और इसी की कड़ी में हम लोग जो है जो जीएस का पोर्शन है, जनरल अवेयरनेस का या जनरल स्टडीज़ का पोर्शन है, उसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि जो केबीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उसको देख रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 2018 का पीआरटी का क्वेश्चन था, उसको हम लोगों ने जीएस वाला पोर्शन हम लोगों ने देख लिया था। आज का जो वीडियो है ये जो है पीआरटी केबीएस पीआरटी का जो 2016 का क्वेश्चन हुआ था, जो एग्जामिनेशन हुआ था, उसका हम लोग जो है जीएस की प्रैक्टिस करेंगे। और इसमें हम लोग जो है करंट अफेयर्स भी उसी में देख लेंगे कि उस समय जो है 2016 में किस तरह के करंट अफेयर्स पूछे गए थे। बेसिकली हम लोग अब अगले वाले जब वीडियो और हम लोग जो है जो केबीएस के पीजीटी टीजीटी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, अब उसको हम लोग उसमें करंट अफेयर्स पुराना वाला पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ये दो में हम लोगों ने जो 18 में पीआरटी के और 16 वाले पीआरटी में हम लोगों ने ये सिर्फ जानने के लिए जो है इसको डाल दिया है कि जान लिया जाए कि करंट अफेयर्स कहाँ से पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इससे हम लोगों ने दो पेपर जो दो सेट हम लोगों ने प्रैक्टिस किए उसमें हम लोग कर लिए हैं। अगले अब जितने भी जीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आएंगे उसमें करंट अफेयर्स हम लोग हटा देंगे, सिर्फ जीएस जो मेन जीएस है उसकी हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने लोकपाल कार्यालय के निर्माण के लिए सिफारिश की थी। लोकपाल समझते हैं क्या होता है? लोकपाल, केंद्र में एक लोकपाल की नियुक्ति की गई है और राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति होती है। राज्यों में लोकायुक्त होते हैं। और ये लोकपाल और लोकायुक्त का क्या काम होता है? इनका काम है सरकारी अफसर जो हैं, बड़े अधिकारी जो हैं, अगर उनके खिलाफ कोई करप्शन का, भ्रष्टाचार का कोई मामला आता है तो लोकायुक्त या लोकपाल उसकी जांच करते हैं। कोई आईएएस हो गया, पीसीएस हो गया, या इस तरह से कोई बड़ा अधिकारी हो गया, या फिर कोई राजनेता हो गया, उसके खिलाफ अगर करप्शन का या फिर किसी तरह से जो है भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगता है तो उसकी जांच के लिए एक संस्था बनाई गई है लोकपाल, जो केंद्र के लिए बनाई गई है, और राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति की गई है। आप इसको लोकपाल को याद करिएगा। ये अन्ना हजारे जो है, अन्ना हजारे इसके लिए काफ़ी जो है इन्होंने दिल्ली में जो वो हुआ था, आंदोलन हुआ था, जो भूख हड़ताल पे बैठे थे, उसी के बाद 2013 के आसपास जो है लोकपाल अधिनियम पारित हुआ था 2013 में। फिर इसको 2016 में फिर संशोधन इसमें थोड़ा सा किया गया था। तो लोकपाल के कार्यालय का या लोकपाल के निर्माण की सबकी सिफारिश किसने की थी? अंतर्राज्यीय परिषद ने की थी, राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने की थी, राज्य पुनर्गठन आयोग ने की थी, या प्रशासनिक सुधार आयोग ने की थी। तो लोकपाल से आप लोग याद रखिएगा कि लोकपाल से जितनी भी सिफारिश है वो सब प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा किया गया था। एक आयोग बनती है जो प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार के लिए सिफारिशें करती है केंद्र सरकार से। यही प्रशासनिक सुधार आयोग था जिसने पहली बार सर्वप्रथम जो है लोकपाल की सिफारिश की थी। बाद में जो है बहुत प्रयासरत हुआ था, दिल्ली में जो है बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था लोकपाल के लिए जो है। उसमें अरविंद केजरीवाल भी थे जो अब सीएम हो गए हैं। उस समय जो है अन्ना हजारे के पास बैठते थे। फिर बाद में जो होता है सरकार ने जो है उनकी बातें मानी और लोकायुक्त जो लोकपाल अधिनियम जो है पारित हुआ था। फिलहाल जो बना है लोकपाल अधिनियम, अभी कोई काम ठीक से ऐसा कुछ कर नहीं रहा। अभी हम किसी ने नहीं सुना होगा कि कोई न्यूज़ में लोकपाल ने या लोकायुक्त ने कोई ऐसा कोई काम किया हो, किसी के खिलाफ कोई ऐसी जांच की हो। अभी तो सिर्फ सीबीआई और ईडी का ही सब कुछ चल रहा है। चलिए देखते हैं आगे वाले समय में क्या होता है, लोकपाल कितना कारगर सिद्ध होता है, वो तो आने वाले समय में बताएगा। तो हमें सिर्फ ये देखना कि लोकपाल के किसने किया था, इसके कार्यालय के निर्माण की सिफारिश किसने की थी? प्रशासनिक सुधार आयोग ने। पूरा लोकपाल के लिए जितना कुछ भी सिफारिश हुआ था उसने प्रशासनिक सुधार आयोग ने ही उसके लिए सब कुछ सिफारिश की थी। अब आ जाइए आप जो है दूसरे क्वेश्चन पे कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2016, क्योंकि ये 2016 का पीआरटी का, केबीएस के पीआरटी का पेपर है, तो ये उस समय का करंट अफेयर है। ठीक है, अब ये हमारे लिए अब इसका कोई उपयोग नहीं है। अब हमें तो 2023 के करंट अफेयर्स को पढ़ के जाना ना भाई, 2016 से कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ करंट अफेयर्स इसलिए इसको अभी डाल दिए हैं कि एक थोड़ा सा हमें आइडिया लग जाए कि करंट अफेयर्स में पूछा क्या जाता है, क्योंकि भाई करंट अफेयर बहुत बड़ा है तो सब कुछ पढ़ के हम जा नहीं सकते, टाइम थोड़ा सा सीमित है हम लोगों को, तो थोड़ा सा सेलेक्टिव जो है स्मार्ट स्टडी करके जाना होगा। तो इससे हमें थोड़ा सा पता लग जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं करंट अफेयर्स में। जीएस तो हम लोग देख ही रहे हैं, करंट अफेयर्स में भी इसी में हम लोग साथ में लेके चल रहे हैं। तो ये पूछा, देख लीजिए, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से जो है जो पुरस्कार एक दिया जाता है शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। शांताराम जो होता है ये एक डायरेक्टर थे, बहुत जाने माने डायरेक्टर थे अपने ज़माने में, 1950 के आसपास ही काफ़ी फिल्में इन्होंने बनाया था। तो इन्हीं की याद में एक लाइफ टाइम फिल्मों में, मूवी में अच्छा काम करने वालों के लिए
लाइफ टाइम पूरे जीवन भर के योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता। तो 2016 में किसे दिया गया उससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसी में से किसी को दिया गया। हमें अब क्या देख के जाना होगा कि हमें 2022, अगर 2022 में मिला है और अगर 2023 में मिला तो हमें 2023 में, क्योंकि अभी तक जो है इसकी घोषणा नहीं हुई है 2023 में, तो हम जो है 2022 का याद करके चलेंगे। हो सकता है कि जब तक आपका एग्जामिनेशन हो तब तो 2023 का भी इसके लिए जो है घोषणा हो जाए कि किसको मिलेगा, लेकिन फिलहाल अभी नहीं हुई है तो हम 2022 का याद करके जाएंगे। ये जो लिखे हुए ना श्री संजीत मावरकर, इनको जो है 2022 का जो है शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया था, शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया था। ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाते हैं ना, छोटी छोटी मूवी बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाते हैं, उनके लिए ये तो है, इनके योगदान के लिए इनको 2022 का शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। अब आप लोग इसको इस तरह से याद करेंगे, मान लीजिए कि हो सकता है जब तक आप लोगों की एग्जाम हो, जब तक हो जाए, तो आप लोगों को 2023 का याद करके जाना होगा। फिर आ जाइए कि कलिंग पुरस्कार है या कलिंगा पुरस्कार है वो किसके द्वारा दिया जाता है, और दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है ये किस लिए दिया जाता है। कलिंगा पुरस्कार कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। ये दो चीज़ पूछता है, किसे दिया गया, अभी हाल ही में किसी को नहीं मिला है कलिंगा पुरस्कार। एक जो चीज़ मिलती है कि ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, और दूसरा किसके द्वारा दिया जाता है। ये दो चीज़ बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, किसके द्वारा दिया गया। कलिंगा पुरस्कार उड़ीसा सरकार देती है, बीजू पटनायक फाउंडेशन देती है, यूनेस्को देती है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद देती है। तो राइट आंसर है यूनेस्को का ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है कलिंगा पुरस्कार। असल में ये जो बीजू पटनायक थे सीएम रह चुके हैं, उड़ीसा के भूतपूर्व सीएम थे, उन्होंने एक काफ़ी अमाउंट जो है, काफ़ी धन जो है डोनेट किया था यूनेस्को को इस पुरस्कार के लिए, कलिंगा पुरस्कार के लिए। बीजू पटनायक एक सीएम साहब थे, उड़ीसा के भूतपूर्व सीएम रहे हैं, उन्होंने यूनेस्को को दान में दिया था कि भाई ये मैं दान दे रहा हूँ और इसी के पैसे से आप जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साइंस के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले लोगों को पुरस्कार देंगे। तो ये पुरस्कार वैसे देती है यूनेस्को देती है। यूनेस्को के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है यूनेस्को का। यूनेस्को बनी कब, वही जब यूएन बना 1945 में, तो यूनेस्को भी 1945 में बन गई थी। इसका मुख्यालय जो है पेरिस शहर में, पेरिस कहाँ पे है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वहाँ पे यूनेस्को स्थित है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस, ई फॉर एजुकेशनल, एस फॉर साइंटिफिक, सी फॉर कल्चरल, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। इसका पूरा नाम क्या हो गया, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा मतलब होता है। यूनेस्को ही कलिंग पुरस्कार देती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साइंस के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले लोगों को। चलिए अगला देखते हैं। फिर यूएन से एक और रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है यूनाइटेड नेशन का। अब देखिए आपको हर चीज़ बताई नहीं जाएगी, आपको खुद जो है थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी आपको करके जाना होगा। अब सिर्फ आप ये रट के चले गए कि कामकाजी भाषा है, भय है बस, लेकिन उसके आगे ना पढ़ रहे हैं ना उसके पीछे कुछ समझ रहे हैं, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। अब यूएन अगर आपने उठा लिया तो आपके अंदर खुद आना चाहिए कि भाई यूएन से अगर कुछ पूछ रहा है तो हमें यूएन के बारे में पता कर लें, भाई इसकी स्थापना कब हुई, 1945 में हुई, इसका मुख्यालय कहाँ है। यही तो क्वेश्चन होते हैं, और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। या तो इसको करंट अफेयर से कुछ पूछ लेगा, या तो इसके कुछ विशेष उसकी कोई जांच होगी या कोई चीज़ होगी, मुख्यालय कहाँ पे है, स्थापना कब हुई, किसके लिए हुई, ये पूछा जा सकता है। मुख्यालय इसका आपका जो है न्यूयॉर्क सिटी में है, ये अमेरिका में इसका मुख्यालय है, न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, यूएन का। ठीक है, तो इसमें जो है जो 6 भाषा इसने ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज किया है, वो जब यूएन बना था उसी समय घोषणा हो गई थी। 6 ऑफिशियल लैंग्वेज इसके लिए चुने गए थे। एक था इंग्लिश, अरेबिक, फ्रेंच, रसियन, स्पेनिश और चाइनीज़ यानी मैंडेरिन। इसमें जो होता है हिंदी नहीं है, हिंदी के लिए लड़ाई चल रही है। शायद अभी हाल ही में कुछ घोषणा हुई थी कि हिंदी को भी इसमें शामिल किया जाएगा यूएन के ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में। फिलहाल जो यहाँ पे ऑप्शन हमें दिया गया है, अंग्रेजी है, हाँ, फ्रेंच है कि नहीं है, फ्रेंच, इंग्लिश, हाँ फ्रेंच भी है, लेकिन पुर्तगाली नहीं है, तो ये हटा दीजिए। केवल अंग्रेजी, केवल फ्रेंच या अंग्रेजी और फ्रेंच, तो ये राइट आंसर हो गया। वैसे कितनी भाषा हो गई, ये 6 हो गई ना भाई, इंग्लिश, अरेबिक, चाइनीज, स्पेनिश, रसियन एंड फ्रेंच। ये 6 भाषाएं हैं जो यूएन के कामकाज में ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज होती है। यहाँ पे जो 2 ऑप्शन, ये जो अंग्रेजी और फ्रेंच है, वो सही है। फिर चलिए अगला देख लेते हैं कि रियो ओलंपिक 2016 में हुआ था। रियो कहाँ पे स्थित है, रियो दी जेनेरियो। ठीक है, अब इसको आप लोग बताइएगा रियो कहाँ पे स्थित है, किस कंट्री में स्थित है। रियो ओलंपिक हुआ था 16 में। इसमें पूछा जा रहा है कि पुरुष का एकल टेनिस का जो स्वर्ण पदक जो है उसने किसने जीता था। अब 2016 की थी, उस समय का ये करंट अफेयर था। अब आपको अब क्या याद करके जाना होगा, इससे पहले, इससे पूर्व वाला कब हुआ भाई, हर 4 साल पे, कितने साल पे जो है
ओलंपिक गेम्स होते हैं भाई, 4 साल पे होते हैं। 2020 में हुआ होगा, और फिर जो है अब कब होगा, 2024 में होगा, अगले साल हो जाएगा, मतलब 23 है, फिर 24 में जो है इस बार का ओलंपिक होगा। तो कहाँ पे होगा? इससे पहले हुआ कहाँ, रियो पे, फिर ये हुआ 2020 वाला हुआ टोक्यो में, टोक्यो मतलब जापान में हुआ, टोक्यो में हुआ। अब की ये 2024 वाला कहाँ पे होगा, ये शायद पेरिस में होगा, आप लोग चेक करिएगा, पेरिस में होगा 2024 वाला। और 2028 वाला जो होगा वो न्यूयॉर्क में होगा, मतलब वहाँ पे होगा, लॉस एंजल्स में होगा, लॉस एंजल्स, एलए, लॉस एंजल्स अमेरिका में एक सिटी है, वहाँ पे होगा, अमेरिका में होगा। और ये एलए वाला जो है, लॉस एंजल्स वाला जो 2028 का जो ओलंपिक है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि उसमें जो है क्रिकेट को भी शामिल किया गया, 6 और नए खेलों को जो है इसमें शामिल किया गया है, जो कहाँ पे स्थित है, जो 2028 का जो ओलंपिक गेम्स होगा लॉस एंजल्स में, उसमें खेला जाएगा। तो क्रिकेट अब जो है 2028 वाले में ओलंपिक में आप क्रिकेट भी देखने को आपको ओलंपिक्स में मिलेगा। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है कोई भी जीता हो, आपको जो याद रखना होता है कि टेनिस में जो मेन चीज़ें क्वेश्चन पूछी जाती हैं वो ओपन से पूछी जाती हैं, जैसे होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, ब्रिटेन में जो होता है विंबलडन, और जो होता है यूनाइटेड स्टेट। पूरे 4 साल, पूरे साल में ये 4 जो होते हैं, जो है ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं। 4 जो है ओपन्स होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन पहले होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन होता है, फिर यूनाइटेड स्टेट का जो होता है वो ओपन में जो है टेनिस में, ये 4 जो है खेले जाते हैं। आप लोगों ने सेरेना विलियम्स का नाम सुना होगा, आप एंडी मरे का नाम जानते होंगे, राफेल नडाल का, नोवाक जोकोविच, इन सब का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो इनको आप उस समय, अगर लास्ट में यही चलता तो आप लोग याद करके जाइएगा कि जो भी है, जो हाल ही में हुआ होगा उसमें देख लीजिएगा कि कौन उसमें विजेता कौन था, क्योंकि इससे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। फिर आ जाइए यहाँ पे, विशाखा केस द्वारा जारी सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश से निम्नलिखित में से कौन सा एक, विशाखा केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में चला था, उसके बाद जो है विशाखा गाइडलाइन आई थी, विशाखा गाइडलाइन आई थी, विशाखा केस पे ही विशाखा गाइडलाइन आई थी। और ये गाइडलाइन इसलिए आई थी कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये गाइडलाइन बनाई गई थी। ये बनाया गया था कि जहाँ पे भी महिलाएं काम करती हैं, चाहे सरकारी दफ्तर हो या फिर निजी हो या कोई कंपनी हो, वहाँ पे महिलाओं के साथ किसी तरह का यौन उत्पीड़न ना हो, यौन दुर्व्यवहार ना हो, या किसी तरह से यौन शिकायत ना हो, उसके लिए ये गाइडलाइन जारी की गई थी। उसमें ये कहा गया था कि हर कंपनी जो होती है जहाँ महिलाएं काम करती है, वहाँ पर एक बॉडी होगी, एक इकाई होगी, एक निकाय होगी, जो इस तरह की जो है कोई भी अगर केस आता है तो महिला वहाँ पे जाके उनकी शिकायत कर सकती है। जो भी पुरुष जो है इस तरह से काम कर रहा है, या उनका जो साथी है जो काम कर रहा है, तो उसकी जांच करेंगे और उनके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे। तो विशाखा गाइडलाइन जो होता है किस लिए बनाया गया था, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित एक गाइडलाइन जारी की गई थी। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये गाइडलाइन जारी की गई है। फिर चलिए अगले क्वेश्चन पे, कि भारत में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने? ठीक है, तो जब ये 2016 की बात है, क्योंकि 16 का पेपर है तो 16 की बात है। अब जो है इनका भी रिकॉर्ड टूट गया। तो उस समय जो बने थे भाई, विश्वनाथन आनंद बहुत पुराने हैं, दिव्येंदु परिमार्जन उस समय जो थे, प्रगनंदा, इस समय बहुत प्रगनंदा चल रहा है, काफ़ी कुछ जीत रहा है। ये जो है वो जो कार्लस मैग्नस है, अमेरिका या कहीं का विदेश वाला है, बहुत ज़्यादा खेलता है। विश्वनाथन आनंद उन सबसे टक्कर ले रहा प्रगनंदा, छोटा सा लड़का है। लेकिन अब इससे भी छोटा उम्र का है, ये है, क्या नाम है इसका, नाम है अभिमन्यु मिश्रा। ठीक है, अभिमन्यु मिश्रा, ये सबसे, भारत का ही नहीं पूरे दुनिया का, ये तो दूसरे नंबर पे था जब ये 2016 में सबसे, भारत के सबसे कम उम्र के बने थे, तो ये दुनिया में दूसरे नंबर का सबसे छोटा जो है, सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर था। ये जो अभिमन्यु मिश्रा है, ये पूरे दुनिया का सबसे छोटा और सबसे कम उम्र का जो है ग्रैंड मास्टर बन गया है इस छोटू का। ये छोटुआ को देखिए, उसको हल्के में मत लीजिएगा, चेस वोस मत खेल लीजिएगा। आप लोग लूडो खेलते हैं, वो चेस खेलता है, ठीक है, हल्के में मत लेना, ग्रैंड मास्टर बन चुका है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है भाई, ग्रैंड मास्टर होता क्या है भाई, क्या होता है भाई ग्रैंड मास्टर की कौन सी उपाधि है जो है मिल रही है भाई, ग्रैंड मास्टर हम क्यों नहीं बन सकते? या कि कोई चैंपियनशिप है या कोई टूर्नामेंट है, क्या है ग्रैंड मास्टर, और कैसे ये हासिल होता है, ये कैसे कोई मास्टर बन जाता है भाई ग्रैंड मास्टर है? आप लोग तो पीजीटी के मास्टर बनेंगे, टीजीटी के मास्टर बनेंगे, ये ग्रैंड मास्टर है। तो चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ग्रैंड मास्टर कैसे कोई बन सकता है। असल में छोटुआ जो था ये 12 साल 4 महीने में ही ग्रैंड मास्टर का टाइटल इसने प्राप्त कर लिया, 12 साल 4 महीने में ही। और आजकल के 12 साल के बच्चे जो हैं वो दिन भर जो है पबजी और ये सब खेल रहे हैं, और छोटू जो है इतना काम कर रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा कि ग्रैंड मास्टर कोई कैसे बन सकता है, और ग्रैंड मास्टर का मतलब क्या होता है। चेक करिएगा इंटरनेट पे, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको पता चलेगा कि चेस में क्या होता है। फिर आ जाइए, निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर ने 2016 में अर्जुन पुरस्कार जीता? भाई 2016 का अर्जुन अवार्ड
पूछा जा रहा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है 2016 से। हमें सिर्फ अर्जुन अवार्ड से, अर्जुन पुरस्कार से मतलब है कि 2023 में किसे मिला, किस क्रिकेटर को मिला। 2022 में, अगर अभी तो जो है 2023 की घोषणा नहीं हुई है अर्जुन अवार्ड की, आप लोग जो है 2022 में किसी भी क्रिकेटर को अर्जुन अवार्ड नहीं मिला था। उससे पहले 2021 में जो अर्जुन अवार्ड था वो दिया गया था, शिखर धवन को मिला था, एक आदमी को मिला था। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें जो है आपको ये पढ़ के जाना होगा पुरस्कारों में क्या क्या पढ़ना है। आपको पुरस्कारों में भारत रत्न पढ़ना है, आपको भारत रत्न पढ़ के जाना है। इंडियन पुरस्कार में आपको खेल रत्न पढ़ के जाना कि खेल रत्न किसे मिला। आपको अर्जुन अवार्ड पढ़ के जाना है कि अर्जुन अवार्ड 2022 या 2023 में किसे मिला। आपको द्रोणाचार्य पढ़ के जाना है। आपको क्या पढ़ के जाना है और क्या है, जितने ये फिल्म वाले पुरस्कार होते हैं कि कौन सी सबसे बढ़िया फिल्म रही, कौन सी वो रही, कौन से डायरेक्टर, कौन से पूरे, ये सब आपको पढ़ के जाना होगा। आपके सारे खेल पढ़ के जाना होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपको सारा नोबेल पढ़ के जाना होगा कि नोबेल किसको मिला, मैन बुकर किसको मिला, ग्रैमी अवार्ड किसको मिला, ग्रैमी अवार्ड किसको मिला। आपको जो है इंडिया में ही आपको वो पढ़ के जाना होगा, वो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण अवार्ड जो दिए जाते हैं वो किसको मिला। तो ये सारा के अवार्ड जो इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं उन सबको आपको पढ़ के जाना होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में अभी की अर्जुन पूछने हो सकता है, अगली बार खेल रत्न पूछ लें, या इसी तरह से ये घुमा के इसी 20-25 जो है अवार्ड हैं उसी में पूछे जाते हैं, कहीं बाहर से नहीं पूछे जाते। तो इसको पढ़ के जाइएगा। आ जाइए, एक और क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार, एक पुरस्कार है जवाहरलाल नेहरू जो अपने पहले पीएम साहब थे, जवाहरलाल नेहरू, उनकी याद में पुरस्कार दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? सामाजिक कार्य के लिए, सरकारी सेवा के लिए, साहित्य के लिए, अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए। तो ये पुरस्कार जो दिया जाता है किसके लिए दिया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय लेवल का ये पुरस्कार है, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार है। ये वाली ट्रॉफी मिलती है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कोई जो है समझदारी की बात करता है, समझदारी है इंटरनेशनल लेवल पे, जिसमें शांति आए, लोगों के बीच में, देशों के बीच में शांति स्थापित हो, युद्ध ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, उसके लिए जो है ये जो है जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार दिया जाता है। आप लोगों के पंचशील जो है सुना होगा नेहरू जी की जो है वो आप लोगों ने सुना होगा, जो पड़ोसी प्रथम नीति उन्हीं की थी। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसी के लिए जो होता है, उसी तरह से जो है जो काम कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए पुरस्कार दिया जाता है। फिर आ जाइए कि मैन बुकर पुरस्कार 2015 किसने जीता। हमने कहा ना कि मैन बुकर पुरस्कार हो गया, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता 2015 में। 16 का पेपर था तो कोई भी जीता हो हमें क्या मतलब है। आपको अब याद करना होगा कि नया किसने मिला। उस समय इसने जीता था, ये था, ये कान को होरकाई, आप इनको ये जीते थे। अब आपको देखना होगा कि 2022 में या 2023 में किसको मिला, ये आप खोजिए और इसको देखिएगा, क्योंकि करंट अफेयर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आ जाइए आप एक और रियो ओलंपिक देखिए। ओलंपिक उस समय 16 में ओलंपिक हुआ था और 16 का एक क्वेश्चन पेपर है तो ओलंपिक से बहुत क्वेश्चन पूछ लिया। रियो ओलंपिक 16 में कौन सा देश स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान पे रहा? ठीक है, हमें नहीं पता किस में रहा है, तो आप लोगों को ओलंपिक के बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा कि पिछला वाला ओलंपिक 20 वाला कब हुआ, कितने साल पे ओलंपिक होते हैं, ये जो 5 छल्ले हैं 5 रंग के हैं इनका क्या मतलब होता है। अगला वाला जो है 2024 वाला ओलंपिक कहाँ पे खेला जाएगा, 2028 में जिसमें क्रिकेट शामिल किया गया वो कहाँ पे, वो ओलंपिक कहाँ पे होगा। तो इस तरह से आप लोग सारा का सारा पढ़ के जाइएगा। फिर इसमें आपका एशियन गेम्स अभी हाल ही में हुआ है जो यहाँ पे होंगजाऊ चीन में हुआ था, उसके बारे में पढ़ के जाना कि इंडिया ने कितने स्वर्ण पदक जीते या टोटल जो है कितने पदक जीते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में एमआरएस में पूछे जाएंगे, आप लोग उसी हिसाब से अपनी तैयारी करके चलना होगा। फिर आ जाइए एक और 14वां क्वेश्चन ये कि निम्नलिखित में से कौन सी मैरी कॉम की मुक्केबाजी करती हैं, बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं मैरी कॉम, उन्होंने अपनी जो है ऑटोबायोग्राफी लिखी हुई है, आत्मकथा लिखी हुई है, उसका क्या नाम है? अनब्रेकेबल, एन ऑटोबायोग्राफी, अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ, प्लेइंग इट माई वे, या फिर द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो राइट आंसर हो गया अनब्रेकेबल, मैरी कॉम की ऑटोबायोग्राफी है, उनकी किताब है, उन्होंने खुद लिखी है, ये आपका रहा। फिर आ जाइए 15वें क्वेश्चन पे कि नवंबर 2016 में लागू हुआ जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पेरिस में जो होता है 2015 में जो होता है कॉप सम्मेलन हुआ था, कॉप 21वां सम्मेलन हुआ था। ये होता है मतलब कॉप 21 जो है सम्मेलन हुआ था, कहाँ पे हुआ था? पेरिस में हुआ था 2015 में। और पेरिस में समझौता हुआ था, पेरिस समझौते के नाम से जाना जाता है। 16 में ये लागू हो गया था। ये था ग्रीन हाउस गैसेस की कटौती करने के लिए, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का शमन करने के लिए, जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी लाने के लिए, CO2 के उत्सर्जन के शमन के लिए, यूरेनियम उत्पादन में कमी लाने के लिए। जो पेरिस समझौता था वो था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में
कमी लाने के लिए। अब ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं? ये हो गया पृथ्वी और ये हो गया अपना वायुमंडल। वायुमंडल में सभी जानते हैं उसमें नाइट्रोजन है, कितने परसेंट है? 78% के आसपास नाइट्रोजन हो गया। नाइट्रोजन हो गया, इसी में 21% आपका जो है ऑक्सीजन हो गया, फिर इसी में कार्बन डाइऑक्साइड आपका है, इसी में जलवाष्प, इसी में सब कुछ है, इसी में सब कुछ है, सारा कुछ है।